तो जैसा कि आपने पहली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं और आप उन तक अप्रोच भी लगा पा रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कंजक्शन के। जैसे बोला सी सेल्डम इफ नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। ऐसा करके मान लो आपके क्वेश्चन दे दे, बोले ए पार्ट, बोले बी पार्ट, बोले सी पार्ट और डी नो एरर। ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, तो आप बताओ गलती कहाँ है। तो गलती मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पढ़ाया था सेल्डम और नेवर के साथ इफ़ का यूज़ नहीं होता, किसका होता है और का। तो एरर कौन से पार्ट में, हमारी बी पार्ट में, ठीक है। तो सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सेल्डम और नेवर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ कौन सी होती है, सिंगुलर, जिनमें क्या लगाया जाता है, एस ई एस और आई ई एस, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही सेल्डम और एवर टेल्स अ लाई। तो बता दो यहाँ पर गलती क्या है। तो आपको पता है और के साथ में, यानी कि सेल्डम और सेल्डम एवर के साथ में और का यूज होता है, किसका यूज होता है, एफ का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पर जानना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा बोला श्याम इज सो स्ट्रॉन्ग टू he can defeat anyone। मिस्टेक बतानी है। श्याम इतना ताकतवर है कि किसी को हरा सकता है। तो यहाँ पर सो के साथ कभी टू लगता हुआ देखा है, टू का यूज नहीं होगा। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन से केस में यूज हुआ है, पॉजिटिव केस में। कौन से केस में, पॉजिटिव केस में, ठीक। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, मैं बोला ऑल दो सी इज पुअर बिकॉज सी इज ऑनेस्ट। तो आपको मिस्टेक बताना है कहाँ है भाई। ऑल्दो के साथ में क्या लगाते हैं, बिकॉज कभी नहीं आता। क्या आता है, कंजक्शन, बताओ। कंजक्शन आता है यट। क्या आता है, यट। यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है, ठीक है। तो यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आपका, दो ही इज स्मार्ट। यहां बोलेगा टू ही इज कावर्ड। यद्यपि वह स्मार्ट है तथापि वह कायर है, तथापि वह कायर है। तो यहाँ पर आपको पता है कंजक्शन कौन सा आएगा, बता दो। यहाँ पर आ जाएगा कंजक्शन यट या कॉमा, दोनों लगा सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से और आगे चलते हैं फिर। तो बेटा नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया है कि देयर इज नो कन्फ्यूजन बिटवीन ही एंड सी। मतलब उसके और उसके बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपने ये देख लिया
कि यहाँ पर बिटवीन आया है, क्या है बिटवीन, और बिटवीन के साथ में क्या है एंड। आप समझेंगे कि सही है, गलत है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है। कौन सा आता है ऑब्जेक्टिव। तो ही का हो जाएगा यहाँ पर हिम और सी का हो जाएगा यहाँ पर हर। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। जैसा ये कहें बिटवीन you and me there is no fight। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये चीज़ सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। This is the same boy who looks so smart in the city। यह वही लड़का है कि या जो सिटी में बहुत स्मार्ट है। तो यहाँ पर आपको जानते हैं द सेम आया है, क्या है द सेम के साथ में हु का यूज नहीं होता, द सेम के साथ में लगता है कंजंक्शन दैट। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई आपको। और देख लो, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा ही आस्क्ड मी whether you would take tea and coffee। ऐसा करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि वेदर जो है, वेदर के साथ में हमारा कौन सा पेयर आता है, क्या है एंड नहीं आएगा, क्या आएगा और। ठीक है, ये वाली भी चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। और आपका नेक्स्ट पेयर है आई लाइक टू ईट स्वीट्स अदर बट फ्रूट्स। तो हमें पता है क्या अदर के साथ में कभी बट का यूज नहीं होता है, अदर के साथ क्या लगता है देन। ठीक है, मुझे मिठाइयों के अलावा फ्रूट्स खाना पसंद है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं अदर देन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई मेट everybody else than your father। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आया है एल्स आया है, क्या है एल्स। तो एल्स के साथ हमेशा किसका यूज होता है बट का, किसका यूज होता है बट का, एल्स बट, अन्य बल्कि, है ना, अन्य बल्कि। मैं सभी से मिला, वह अन्य सभी से मिला बल्कि तुम्हारे फादर से भी। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। जैसा कि आप सीख चुके हैं पेयर्स, सम इम्पोर्टेंट पेयर्स, और किस कंजक्शन के साथ में कौन सा पेयर आता है। जैसे आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक तो कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो उसमें कितने आते हैं, चार। कौन कौन से, ट्रिक याद करो, ICAA। मैंने देखा नेवी AA में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ाए जाते हैं। और अगर सबऑर्डिनेटिंग की बात करें तो ट्रिक याद करो, मिस्टर टपूरी चंद
पीसी पर ट्रिपल सी का पेपर देने गए तो M फॉर मैनर, R फॉर रिजल्ट, ठीक है, P फॉर टाइम, P फॉर पर्पस, P फॉर प्लेस, C फॉर कॉज, C फॉर कंपेरिजन, C फॉर कंडीशन, C फॉर कॉन्ट्रास्ट। तो ये आपके 9 हो गए। तो अब मैं इनको 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन को। पहला है हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन इसको बोलते हैं संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक। तो आपको पता है कि कोई ये पूछ ले कि यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव वर्ड आया है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का शब्द है। यदि किसी वर्ड में IVE, TIVE, AL, IC, OUS, IOUS, FUL, ABLE और इन जैसे सफिक्स पाए जाएं तो वो शब्द हमारा कहलाता है क्या? एडजेक्टिव। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है और ये क्या काम करता है। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन की मदद से हम दो सेंटेंसेस को, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को जोड़ लेते हैं। अब ये बात जब समझ में आई कि दो नाउन को, यानी कि ये जो चीज़ है, दो सेंटेंसेस को, दो नाउन्स को, है ना, प्रोनाउंस को जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पर तभी इसको क्या कहते हैं हम? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। अब यहाँ पर आपको ये बात भी समझनी है कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव कंजक्शन होते हैं हमारे एज वेल एज, ठीक है, एंड, बोथ के साथ एंड, और आपके नो लेस देन, नो फ्यूअर देन, और आपका टू, और आपका होता है ऑल्सो। ये आपके वर्ड कहलाते हैं क्या? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। तो इन पर काम करते हैं। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे आ जाएगा, रोहित एज वेल एज his family members have gone to Delhi by train। तो इसका मीनिंग बनता है कि रोहित के साथ साथ उसके परिवार के सदस्य रेलगाड़ी से दिल्ली जा चुके हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन से। तो अगर सेंटेंस लिखा है रोहित एज वेल एज हिज मेंबर्स हैव गॉन टू दिल्ली बाय ट्रेन, तो यहाँ पर समझो बात को कि एज वेल एज अंडरलाइन करके पूछ रहा है कि एज वेल एज क्या है। तो आपको फटाफट से याद आना चाहिए क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। एज वेल एज कौन से कंजक्शन में आता है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन में। अब यहाँ पर यदि दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो जो वर्ब आती है वो हमारे पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या है? रोहित। तो रोहित सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैव की जगह पे क्या आ जाएगा? हैज। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई? आपको ध्यान रखना है और भी कनेक्टर्स होते हैं जैसे एज वेल एज, ठीक है, और अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, और आपका इन एडिशन टू, कंट्रोल्ड बाय, डिडंट बाय, अमंग, बिटवीन, बिसाइड और बिसाइड्स से यदि दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो जो वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कैसे दे देगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, बोथ रहीम एंड सोनू आर नॉट ब्रदर्स, ऐसा कह लो।
तो आपको पता है कि बोथ के साथ में कंजक्शन क्या आया है, एंड आया है, क्या है, एंड। तो आपसे यदि पूछे कि बोथ एंड क्या है, तो आप फटाफट से बता सकते हो क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। यदि बोथ और एंड से कंजक्शन को जोड़ा जाता है तो दोनों ही प्लूरल काउंट होंगे, क्योंकि जो बोथ शब्द है हमारा प्लूरल है और दो के लिए यूज होता है। तो सोनू और रहीम दोनों मिलाकर कितने व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ पर आर आया है, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव एडवर्ब है और एडजेक्टिव है उसका नॉट का यूज नहीं होगा। ध्यान रखना, बोथ हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है और ये अपने साथ हमेशा एंड लेता है, कंजक्शन एंड पेयर में, ठीक है। इसके साथ और का यूज नहीं होगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि बोथ पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो हमेशा जो बोथ वर्ड है वो आपका पॉजिटिव होता है। जैसे कि और तीसरा क्वेश्चन समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन है सी इज टू हैप्पी। सी इज टू हैप्पी, वह इतनी खुश है जितनी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसा सेंस बनना है कि इतनी खुश है जितनी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज गलत है। जो टू है वो हमारा एक नेगेटिव एडवर्ब है जो कि अपने साथ नेगेटिव एडजेक्टिव लेता है, तो इसलिए ये आपका गलत माना जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि सर इसको सही कैसे करेंगे, तो इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, सी इज वेरी हैप्पी। सी इज वेरी हैप्पी। और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इज हैप्पी टू। जब ये टू एडजेक्टिव से पहले आएगा तो उसका मीनिंग होता है इतना जितना नहीं होना चाहिए, यानी कि मोर देन इनफ। यदि ये टू एडजेक्टिव के बाद आता है तो उसका मतलब होता है भी। तो ये पॉजिटिव सेंस देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एडजेक्टिव के बाद आ रहा है या सेंटेंस के लास्ट में आता है तो पॉजिटिव सेंस देता है। यदि एडजेक्टिव के पहले आता है तो आपका नेगेटिव सेंस देता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए गलत है। और वेरी कैसा है, पॉजिटिव सेंस देता है। तो आप लेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है, उसके बाद में आगे समझाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, जैसे बोले नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन 50% ऑफ मिल्क वर वेस्टेड यस्टरडे। अगर वो व्यक्ति ये पूछता है आपसे कि बताओ यहाँ पर नो फ्यूअर देन क्या है, तो आप जानते हैं नो फ्यूअर देन यहाँ पर हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से आते हैं। तो देखो ये रहा हमारा नो फ्यूअर देन। अब वो पूछेगा कि वाक्य सही है या गलत है, तो आगे देखते हैं। नो फ्यूअर देन 50% मिल्क, तो अनकाउंटेबल नाउन आया है, जबकि हम फ्यूअर के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते। और जो फ्यूअर वर्ड है हमारा, ये जो फ्यूअर वर्ड है ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। तो यहाँ पर नो हमारी नेगेटिव एडवर्ब है, देन हमारा कंपैरिजन वर्ड है। तो नो फ्यूअर देन का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मिल्क आया है। तो मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर नो लेस देन यूज होगा। क्या होगा, नो लेस देन यूज होगा। एक और बात, यदि हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है, सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो वर्ब की जगह क्या आना चाहिए, वॉज। वॉज के बाद में हमें मिला है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यस्टरडे है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आप पूरा वाक्य समझ चुके हैं कि यहाँ पर यूज कैसे हो रहा है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन का एरर कैसे बन रही है, ये वाली चीज भी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नो लेस देन 300 persons was present in the meeting। तो ऐसे करके आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा। तो आपसे पूछेगा आपको कि नो लेस देन क्या है। तो नो लेस देन आपका जानते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं अभी क्यूमुलेटिव। तो यहाँ आगे देखना 300%, तो 300 यानी कि 300 कितने होंगे, ज़्यादा, तो प्लूरल होगा तो क्या लग जाएगा, एस। तो हम जानते हैं कि लेस का यूज
अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए नहीं होता है। लेकिन गिवन है हमारा पर्सन काउंटेबल नाउन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर नो लेस देन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा नो फ्यूअर देन। क्या होगा, नो फ्यूअर देन का यूज होगा। अब इसके बाद में आगे चलते हैं तो वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर। क्या आ जाएगा, वर। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, क्लियर हुआ आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आप समझ चुके हैं क्या, आप समझ चुके हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन को, भली बात ही अच्छे तरीके से। क्लियर हुआ, तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर आगे समझते हैं। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन को कैसे पहचानते हैं, तो एज वेल एज आता है, बोथ के साथ एंड आता है, नो लेस देन, नो फ्यूअर देन, टू आता है, एंड आता है और ऑल्सो आता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। फिर से वही सेम क्वेश्चन कि अल्टरनेटिव कौन सा वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछ रहा है, तो आपको बता देना है फटाफट से कि जिस शब्द में TIVE लगा हो वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और भी सफिक्स हैं जैसे IVE, TIVE, IOUS, OUS, FUL और ABLE, IC, ICAL, ये सभी सफिक्स हमारे एक एडजेक्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव। और कंजक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जिस शब्द में TION, ION, ITONE, SSS, OOD, ITY या Y या TY, ISMTH, RED ये सभी लगे हों तो वो शब्द भी क्या कहलाते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए समझते हैं। आपके दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अल्टरनेटिव कंजक्शन को बोलते क्या है, वो उसको बोलते हैं विकल्पक। अब विकल्पक से मतलब समझ में आता है कि दो चीज़ों के बीच में क्या चॉइस बताने वाले कंजक्शन को हम अल्टरनेटिव कंजक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जाननी होगी कि इनमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं सर। तो यहाँ पर आ जाता है और, यहाँ पर आ जाता है नॉर, यहाँ पे आइदर और नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, और आ जाता है अदरवाइज, अदरवाइज, और आ जाता है आपका एल्स। ठीक है, अदरवाइज और एल्स का मतलब होता है नहीं तो वरना। ठीक है, और का मतलब या, नॉर का मतलब ना। आइदर और, या तो या, और नाइदर नॉर क्या हो जाएगा आपका, नाइदर नॉर हो जाएगा आपका ना तो ना। तो यहाँ पर नाइदर नॉर रह गया है, नाइदर के साथ में क्या लगता है, नॉर लगता है। क्या लगता है, नॉर। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आइए समझते हैं। सुरेश और हिज फ्रेंड्स, सुरेश और हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, एक तो सुरेश है और एक उसके मित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुरेश और उसके मित्र। अब आपसे पूछेंगे और क्या है, ये अल्टरनेटिव कंजक्शन है, AC। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो यहाँ बोला एज गुड फ्रेंड्स, एज गुड फ्रेंड्स। यदि दो नाउन को कंजक्शन यानी कि अल्टरनेटिव कंजक्शन और से जोड़ा जाए तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इज की जगह पर होना चाहिए था क्या, आर। ठीक है, ये समझ में आया। अब अगर हम दूसरा समझें, मैंने बोला आइदर रीमा और नॉर, सीमा, ठीक है, हैव अचीव्ड हिज टारगेट। तो मैंने आपको बताया कि कंजक्शन और यानी कि आइदर के साथ में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आता है, और। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा और, अगर और से जुड़ा है तो पास वाला सब्जेक्ट हुआ सीमा, सीमा के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, हैज। और जब सीमा के अकॉर्डिंग हैज आई है तो यहाँ पर सीमा कोई लड़का नहीं है, क्या है, गर्ल है, तो यहाँ पर आ जाएगी हर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई अच्छे से। तो यहाँ पर आइदर और से जुड़ा हो तो भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो
पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं और पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाली चीज समझ में आई। वो ये कहेगा तीसरे क्वेश्चन में डोंट स्टे हियर, और यहाँ पर बोलेगा अदरवाइज यू वुड बी बीटन। तो ये कह रहा है कि यहाँ मत रुकना। तो आपको पता है जब वो ये कह रहा है कि यहाँ मत रुकना तो ये प्रेजेंट में है, अदरवाइज नहीं तो ये हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन हो गया। और तुम पीटे जाओगे तो ये पास्ट में आता है वुड, तो और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा विल। यदि आपका पहला क्लॉज प्रेजेंट में है तो दूसरा किस में होगा फ्यूचर का। यदि कंडीशन अप्लाई होती है और कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हम सिंपली अकॉर्डिंग टू सेंस, जब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तो वहां पर सेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते। लेकिन बात करते हैं कंजक्शन की तो वहां पर कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। तो आइए चौथा क्वेश्चन समझते हैं। क्या समझते हैं? चौथा क्वेश्चन मैंने कहा कंप्लीट योर होमवर्क, यहां बोला एल्स यू विल बी पनिश्ड। तो यहां पर बोला अपना गृह कार्य पूरा करो नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। तो यहाँ पर पहली क्लॉज किस में है प्रेजेंट में और दूसरी क्लॉज किस में है फ्यूचर में। तो ये हमारा राइट है, ठीक है। और यहाँ पर एल्स क्या है अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव भी क्लियर हुआ, अच्छे तरीके से क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे चलते हैं। एक बार फिर से जब आप समझ चुके हैं क्या आपने समझा कि अल्टरनेटिव कंजक्शन कौन सा होता है। ऐसे कंजक्शन जो चॉइस को व्यक्त करते हैं दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में, तो वो हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। अगर अल्टरनेटिव कंजक्शन को पहचानना हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर यदि दो वाक्यों के बीच में और लगा है, आइदर और से जुड़े हैं, नाइदर नॉर से जुड़े हैं, या अदरवाइज या एल्स जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर वो जो क्वेश्चन होगा वो 1,01% हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन से पूछा गया है। तो यहाँ आपको ये भी चीज ध्यान रखनी थी, जब हम आइदर और या नाइदर नॉर या और या नॉर से किसी वाक्य को यानी कि दो वाक्यों को या दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो जो वर्ब आती है पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, और पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आपका आता है क्या पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपको समझना है नेक्स्ट एडवर्सेटिव कंजक्शन। जो वर्ड है एडवर्स का मतलब होता है विरोध करना। जब एडवर्स में ITIVE सफिक्स जोड़ा जाता है तो वो अपना भेष बदल लेता है तो उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी वर्ड में अगर IV जुड़ा है, TIV जुड़ा है, IC जुड़ा है, ICAL जुड़ा है, या जुड़ा है आपका ABLE, FUL या IOUS या OUS जुड़ा है, तो वो शब्द नो डाउट एडजेक्टिव कहलाएगा। बट इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि वो शब्द कैसे यूज किया जा रहा है, उसके पीछे वो नाउन आ रही है या नहीं आ रही जिसकी वो विशेषता बता रहा है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी IV लगा होता है लेकिन वो शब्द नाउन की तरह यूज हो रहा होता है। लेकिन आपको देख लेना है कि एडवर्सेटिव के बाद में कंजक्शन एक शब्द गिवन है जिसके पीछे ION लग रहा है, तो ION लगने से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। कौन सी नाउन बनती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर और भी सफिक्स लिखे हुए हैं, देखो स्टार्टिंग से लिख रखे हैं ताकि आपका आई कॉन्टेक्ट इन पर बना रहे। और अक्सर एग्जामिनर CDS 2021 के पेपर में 10 क्वेश्चन केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे गए। उनमें यह बताया गया है कि जो वर्ड गिवन है उसको अंडरलाइन करके पूछता है कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द है। तो मैं आपको यहीं से एक मजबूती, एक स्ट्रेंथ देना चाह रहा हूं कि आप चीजों को पकड़ पाएं। यहां पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एडजेक्टिव में विशेषता बताइए एक नाउन की, तो यहां पर ये हुआ एडजेक्टिव। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, क्या कि क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है कि भाई हम कैसे पता लगाएंगे कि एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं।
ऐसे कंजक्शन जो दो वाक्यों के बीच में या दो चीजों के बीच में एक विरोध पैदा करते हैं उनको हम एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं। कैसे? वह गरीब है लेकिन खुश है, गरीब है लेकिन खुश है, वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो देखो दोनों वाक्यों में क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है कि वह अमीर है और वो खुश नहीं है, और वह गरीब है वह खुश है। और जबकि ऐसे कह देता है जबकि वह पढ़ रहा है और जबकि वह सो रहा है। तो यहाँ पर वह पढ़ रहा है वह सो रहा है, तो दोनों काम अलग अलग हो रहे हैं, विरोध हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? और हम ऐसे कह सकते हैं वह नाच रहा है जबकि वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो गए? आपके एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं जिनको हम एडवर्सेटिव कंजक्शन के नाम से जानते हैं। तो आज सीखते हैं। तो यहाँ पर पहला है व्हाट, यट, व्हाइल, whereas, only। ठीक है, तो बट, यट, व्हाइल, ओनली और कौन सा होता है? नेवरदलेस। सुना होगा आपने वर्ड नेवरदलेस। और आपका वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टिल। तो बट का मतलब होता है लेकिन, यट का मतलब होता है क्या? तथापि, यद्यपि, और व्हाइल का मतलब होता है जबकि, और वेयरएज का मतलब भी जबकि होता है, और ओनली का मतलब होता है सिर्फ, और नेवरलेस का मतलब होता है फिर भी, और स्टिल का मतलब भी होता है फिर भी। अगर ऐसे शब्द किसी सेंटेंस में पाए जाएं तो आपको बिना सोचे समझे आपको पहचानना आ जाना चाहिए कि वो एडवर्सेटिव कंजक्शन का क्वेश्चन दे रहा है। तो यहाँ पर अगर वो दे दे आपको, वो क्वेश्चन दे दे इस तरीके से कि सी इज पुअर और डैश दे दे, क्या दे दे? डैश, और यहाँ कहे सी इज हैप्पी, और आपको उठा के दे दे वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दे उसमें, ऑप्शन दे दे बट, ऑप्शन दे दे उसमें अदरवाइज, ऑप्शन दे दे बिकॉज, और ऑप्शन दे दे आपको क्या? ऑप्शन दे दे नन ऑफ दीज का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यस। आप जानते हैं अदरवाइज हमारा किस में आता है? ये आता है हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन में, बिकॉज हमारा कारण बताने वाला कंजक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बट। वह गरीब है लेकिन वह खुश है। अब मैं बिना ऑप्शन के अगर यदि क्वेश्चन पूछूंगा ही इज रिच डैश, ही इज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो आप लगा सकते हैं इसमें क्या? यट। क्या लगा सकते हैं? यट। तो ये चीज समझ में आई आपको? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप सीख चुके हैं क्या? एडवर्सेटिव कंजक्शन। और आगे बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे बोला आपसे कि रमन इज हार्ड वर्किंग, और यहाँ पर आपको डैश दे देता है वो। ठीक है, और यहाँ बोलता है ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, डज नॉट गेट गुड मार्क्स। यहाँ पर आपको समझ जाना है कि जो रमन है वो हार्ड वर्क कर रहा है लेकिन उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर विरोध हो रहा है कि नहीं? हार्ड वर्क कर रहा है और फिर भी क्या नहीं मिल रहे हैं? अच्छे मार्क्स। तो यहाँ पर कौन सा कंजक्शन आना चाहिए? अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि फिर भी उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क तो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? जैसे हम कह रहे हैं ही इज रीडिंग डैश, सी इज प्लेइंग। अब यहाँ पर दो कार्य अलग अलग हो रहे हैं कि वह पढ़ रहा है और वह खेल रही है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है? एडवर्सेटिव कंजक्शन है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? आप लिख सकते हैं व्हाइल। तो इसका मतलब क्या होगा? वह पढ़ रहा है जबकि वह खेल रही है। तो यहाँ पर ये क्या? दोनों ही होंगे हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो ये चीज क्लियर हुई?
तो यहां पर और देख लेते हैं, डैश गॉड नोज अदर्स डोंट, गॉड नोज अदर्स डोंट, ठीक है। गॉड, तो यहां पर भगवान जानता है और दूसरे नहीं जानते हैं, दोनों प्रेजेंट में, तो केवल भगवान जानता है और कोई नहीं जानता। आप मेहनत करिए, हार्डवर्क कीजिए, आपको फल देने वाला ईश्वर है, आप देखते रहिए। मैं लगातार अपनी चीज़ों पे काम करता हूँ। बहुत लोग कहते हैं यार हो नहीं पाएगा, ये हुआ वो हुआ, मैं किसी की नहीं मानता, मुझे करना है तो मुझे करना है। आई नो आई कैन डू माई बेस्ट, तो इसका मतलब मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं। अगर ये दिल और दिमाग में बात बिठा ली आप लोगों ने कि आप कुछ कर सकते हो, बन सकते हो, पढ़ सकते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। जो ईश्वर हैं आपका साथ देंगे हर एक काम में। यदि आप दिल से कर रहे हो उस काम को या मन से कर रहे हो, तो आपको ये क्लियर हुआ, तो आपने समझ लिया एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अगर मैं सक्सेस हुआ तो मैं इस बात का आपको दावा देता हूं, मुझसे जितनी हेल्प होगी उतनी करूंगा स्टूडेंट की, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मुझे केवल और केवल थोड़ी सी सपोर्ट करनी है। आप लोगों तक चीज़ों को पहुंचाइए, उनको बताइए कि यहाँ पर स्टडी कराई जाती है और मैं इस चीज़ पर कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ। ये भी देख रहे हैं आप लोग। यदि आप लोग नहीं देखते हैं वो बात अलग है, लेकिन हर चीज़ आने वाले समय में आप इस चैनल से ले पाएंगे। धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहा हूँ, जितने एफर्ट लगते हैं उतने लगा रहा हूँ। तो आइए समझते हैं चौथा वाला आपका क्या है। तो चौथा वाला जो है इलेटिव कंजंक्शन, आपको फिर बता रहा हूँ एक बार में, सफिक्स लगा है IVE बेटा, तो पहचान लो प्यारे बच्चों के पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की बात ही काम कर रहा है। यदि लगा हो वर्ड के पीछे IVE, TIVE, FUL, IOUS, OUS, ABLE, IC, ABLE बता चुका हूं, ICL लगा हो तो वो शब्द कहलाता है आपका एडजेक्टिव। लेकिन उस शब्द के पीछे नाउन जरूर गिवन होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की क्या बताता है, विशेषता। तो यहां पर आप सभी बच्चों को समझना है अच्छे तरीके से कि इलेटिव हमारा हुआ एडजेक्टिव, जिस शब्द में ION होता है वो होता है हमारा नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बता सकता है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताता है। तो आपको अब समझना है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इलेटिव कंजंक्शन का क्वेश्चन पेपर में आया है। तो इलेटिव कंजंक्शन होते कौन कौन से, जब तक ये नहीं पता होगा जब तक आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। तो इलेटिव कंजंक्शन को जानना है कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर इलेटिव कंजंक्शन होते हैं आपके सो, और होता है हेंस, ठीक है, और होता है दिस इज वाई, और आपका होता है दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई। तो आपके ये क्या बता रहे हैं, परिणाम बताते हैं। क्या बताते हैं, परिणाम बताते हैं। और जैसे हम कह रहे हैं वह बीमार था इसलिए क्लास अटेंड नहीं की, तो वह बीमार था, ये तो हुआ कॉज, और क्लास अटेंड नहीं की, तो ये क्या है हमारा परिणाम। क्या है, परिणाम, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, उसने कठिन परिश्रम किया, फिर भी यानी कि चूंकि उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो यहाँ पर क्यों नहीं मिले, तो ये हो गया परिणाम, क्योंकि वह कॉज क्या हो गया, यानी कि पहली जो हमारा सेंटेंस होगा तो दो सेंटेंस गिवन होंगे, एक में गिवन होगा कॉज और दूसरे में गिवन होगा क्या, रिजल्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें गिवन होंगी, कॉज और रिजल्ट। तो यदि हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस देखेंगे ही वॉज इल, वह बीमार था, यहाँ पे लगा देंगे सो, यहाँ बोलेंगे ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि बताओ यहाँ पर रिलेटिव कंजंक्शन कौन सा है, ये वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर वो पूछेगा कि ही वॉज इल कौन सी क्लॉज है, तो ये है प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सी क्लॉज, प्रिंसिपल। और ये कौन सी क्लॉज है, ये है हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज।
ऐसी क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हो वाक्य वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाती है। 3 प्रकार की क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को ही कहते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको मेन क्लॉज के नाम से जाना जाता है। वो प्रिंसिपल क्लॉज अपने मीनिंग को लेकर एकदम स्पष्ट होती है, वो किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन अगर बात करी जाए किसकी, बात करी जाए अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की, तो वो क्लॉज अपने पूर्ण अर्थ के लिए दूसरी क्लॉज पर निर्भर करती है, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मिल रही है कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। यदि पहला वाक्य आपका पास्ट में है तो दूसरा वाक्य भी देखो किस में है, पास्ट में। तो ये आपको मैचिंग यानी कि कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक वे से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, He worked hard, ठीक है। Hence he did not get success। उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी उसको क्या नहीं मिली है, सफलता नहीं मिली है। तो यहाँ पर ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको अच्छे तरीके से कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का बेस्ट तरीका है कि कोई भी क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो वो आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो। तो उसको कॉपी करेंगे एक बार, फिर चलते हैं आगे।